सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल टाइम पास क्लासेस में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये वीडियो आप सभी के सामने आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं सिंपली आपसे यही बोलूँगा, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की एनसीईआरटी वो जियोग्राफी चैप्टर 1 पढ़ेंगे। और जियोग्राफी की बुक 2 है 12th क्लास में, तो बुक फर्स्ट पढ़ेंगे। बुक फर्स्ट जो हमारे बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक के बारे में डिस्कस कर ले थोड़ा सा। देखिए, इस बुक में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में मतलब हम टेंथ चैप्टर पढ़ेंगे, यानी 10 चैप्टर पढ़ेंगे। 10 चैप्टर क्या है, कैसे है, तो हम आज फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, यानी पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, बोले तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर रहे हैं। और मैंने इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा, अच्छा से पढ़ाई किया। पढ़ने के बाद इसमें से जितने भी नोट्स है, वीवीआई इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसको मैंने झाँट लिया, एक तरफ कर लिया और उस नोट्स को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली आपसे यही बोलूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को फुल देखें, ठीक है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी हमारे चैप्टर का नाम क्या है। तो देखिए, आप देख सकते हो, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, हम भूगोल पढ़ रहे हैं, क्लास 12 की भूगोल पढ़ रहे हैं। ये क्लास 12 हो गया। और बुक 1 है, हमारा बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। और हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। इतना तक तो क्लियर है आपको, ठीक है। तो हम जो चैप्टर को पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर का नाम क्या है। बेसिक्स हम जो चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर का नाम है मानव भूगोल के प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, यानी मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मानव भूगोल क्या है, इसका प्राकृतिक क्षेत्र क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में कैसे पढ़ना है, इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ें ताकि हमें सब कुछ समझ आ जाए। तो बात मेरे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस चैप्टर में अगर हम टॉपिक्स की बात करें, इस चैप्टर में अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टॉपिक्स दिया है। मात्र 6 टॉपिक्स दिया है जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। 6 टॉपिक को डीपली पढ़ना है, ठीक है। और इस 6 टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आपको इस 6 टॉपिक पे ध्यान देना है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल की परिभाषा। मतलब मानव भूगोल क्या है, उसकी परिभाषा के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है मानव भूगोल के क्षेत्र। मतलब मानव भूगोल क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है मानव भूगोल के उप क्षेत्र, यानी मानव भूगोल का जो उप क्षेत्र है, यानी जो छोटा क्षेत्र है, वो क्या है। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर टॉपिक है भौगोलिक विचारधारा, यानी जो भूगोल का विचारधारा है वो क्या है। उसके बाद फिफ्थ नंबर टॉपिक है प्रौद्योगिकी का विकास, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है इसका विकास कैसे हुआ। उसके बाद हमारा 8th नंबर टॉपिक था प्राकृतिक का मानवीकरण, यानी जो प्राकृतिक है उसका मानवीकरण कैसे हुआ। तो ये बिना समय बर्बाद किए हम एक एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप इस वीडियो को फुल देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, जो मन हुआ कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है मानव भूगोल की परिभाषा। तो इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक्स बातें समझिए। मानव, ये जो आप वर्ड देख रहे हो मानव, ये इसका मतलब क्या होता है, ये मानव क्या है। हम बेसिक से चल रहे हैं। ये मानव क्या है, मानव मतलब मनुष्य, आदमी, जैसे मैं हूँ, आप हो, आप किसी को देखते हो, किसी मनुष्य को देखते हो, उसी को मानव कहते हैं। क्लियर हो गया। मानव। भूगोल, अगर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल क्या है, तो आपको जानना होगा भूगोल क्या है। तो भूगोल एक सब्जेक्ट का नाम है। सब्जेक्ट का नाम है, हाँ सब्जेक्ट का नाम है, विषय का नाम है, जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन, राजनीतिक मूल सिद्धांत, उस पर से बोल सकते हैं अक्षांतर, देशांतर, भौगोलिक स्थिति, मतलब विभिन्न प्रकार की चीजों का अध्ययन करते हैं। एक सब्जेक्ट का नाम है भूगोल, ठीक है। उसके बाद हम परिभाषा की बात की जाए तो डिफिनीशन, यानी टोटली मिलाकर बात की जाए तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार की पूछा जा सकता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए, मानव भूगोल में सब क्या समझते हो, मानव भूगोल को परिभाषा सहित समझाए। इन सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबका आंसर क्या होगा, तो भाई कंसेप्ट समझ जाओगे ना, तो सबका आंसर आप आराम से निकाल दोगे, आप आराम से लिख दोगे। तो ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो मैं सबसे छोटा और सबसे सिंपल एक लाइन का परिभाषा देता हूँ। मानव भूगोल, मानव भूगोल यानी हम उस भूगोल को कहते हैं
जिसमें मानव तथा प्राकृतिक के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। मैंने क्या बोला, बात को समझिए। देखिए ये जो मानव भूगोल है, ये जो मानव भूगोल है, ये मानव जो भूगोल है ना, इसमें मानव की, किस चीज की, मानव की और प्राकृतिक की और प्राकृतिक, ये जो मानव भूगोल है इसमें मानव की और प्राकृतिक की बीच के संबंध को प्रकट किया जाता है। मानव में क्या संबंध है, प्राकृतिक में क्या संबंध है, इन दोनों में संबंध को प्रकट किया जाता है, इन दोनों में संबंध को दर्शाया जाता है। इसी संबंध को हम क्या बोलते हैं, मानव भूगोल बोलते हैं। समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, मानव भूगोल में सब क्या समझते हो, इस प्रकार की क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर क्या दोगे? तो आपका आंसर होगा मानव भूगोल उस भूगोल को कहते हैं जिसमें मानव तथा प्राकृतिक के संबंध के बारे में डिस्कस किया जाता है, संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको फर्स्ट टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो हम सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। हमारा सेकंड नंबर टॉपिक है मानव भूगोल के क्षेत्र। अगर हम बात करें मानव भूगोल की क्षेत्र की, तो मानव भूगोल की क्षेत्र क्या है? तो मानव भूगोल की क्षेत्र की बात करें तो हमें इसके बारे में लेसन वाइज लेसन पढ़ना है, टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ना है। इस लेसन में उस क्षेत्र के बारे में डिस्कस नहीं किया है, आगे चैप्टर में, उसके आगे चैप्टर में डिस्कस किया है। तो मैं बता दूं मानव भूगोल की क्षेत्र क्या है, लेकिन उस क्षेत्र के बारे में डीपली डिस्कस नहीं किया है इस चैप्टर में। तो बस हम डिस्कस करेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से है? तो मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया जाए तो पहला होगा नगरीय भूगोल। उसके बाद दूसरा नंबर होगा राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। तीसरा नंबर होगा पर्यावरण भूगोल। चौथा नंबर होगा आवास भूगोल। पांचवा नंबर होगा सामाजिक भूगोल। देखिए सामाजिक भूगोल, अब मेरी बात को समझिए। उसके बाद जनसंख्या भूगोल हो जाएगा एक, छठा नंबर हो जाएगा जनसंख्या भूगोल। बात को समझिए। हमने फर्स्ट टॉपिक को तो समझ लिया, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। सेकंड टॉपिक की बात किया जाए तो सेकंड टॉपिक है मानव भूगोल के क्षेत्र। तो मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं? तो मानव भूगोल के क्षेत्र निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो हम बात करें क्षेत्र की तो नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। देखिए राइटिंग पर मत जाइए, आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बोर्ड प्रैक्टिस अभी न्यू है। मतलब बोर्ड प्रैक्टिस ज़्यादा दिन से नहीं है, बोर्ड पे ज़्यादा दिन से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब नहीं प्रैक्टिस किए हैं, बोर्ड प्रैक्टिस नहीं है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस हो जाएगी। सो अभी राइटिंग पर मत जाइए, कंसेप्ट को समझिए। इतना तो है, आपको कंसेप्ट समझ में आता होगा। मैं कंसेप्ट अच्छा से समझा रहा हूँ, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है? तो हमने फर्स्ट टॉपिक को पढ़ा, मानव भूगोल की परिभाषा। तो मैंने मानव भूगोल की परिभाषा आपके सामने रखा है। अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें तो सेकंड टॉपिक है मानव भूगोल के क्षेत्र। और मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में डीपली तो इस चैप्टर में नहीं दिया है, आगे हम पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में डीपली दिया है। तो मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो इसकी क्षेत्र निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है, मतलब हम साइड में लिखे हैं। आप मेरी बात को समझिए। नगरीय भूगोल, उसके बाद राजनीतिक भूगोल, उसके बाद पर्यावरण भूगोल, आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। ये हो गया मानव भूगोल का क्षेत्र। अब इसके बारे में डीपली हम आगे नॉलेज लेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आगे टॉपिक्स की बात की जाए, अगर नेक्स्ट टॉपिक्स की बात की जाए तो नेक्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। उपक्षेत्र मतलब क्या? छोटा छोटा क्षेत्र। तो अगर हम मानव भूगोल की उपक्षेत्र की बात करें, इसे मिटाता हूं मैं, ठीक है? मानव भूगोल की उपक्षेत्र की बात करें तो संसाधन भूगोल, ठीक है? संसाधन भूगोल। उसके बाद बात की जाए तो पर्यटन भूगोल। उसके बाद बात की जाए कृषि भूगोल। उसके बाद बात की जाए तो उद्योग भूगोल। मतलब ऐसे करके मानव भूगोल की उपक्षेत्र है। उपक्षेत्र क्या है? संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल। अगर हम और बात किया जाए तो व्यापार भूगोल। देखिए अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट समझिएगा।
हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, तो मानव भूगोल की परिभाषा। तो हमने आपको बताया मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, मानव तथा प्राकृतिक के बीच संबंध को जो प्रकट किया जाता है, जो संबंध को दर्शाया जाता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा मानव भूगोल के क्षेत्र। तो इसमें डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन मानव भूगोल के क्षेत्र की बात की जाए, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, उस पर से क्या बोलते हैं, राजनीतिक भूगोल, ऐसे करके मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। अगर मानव भूगोल के उपक्षेत्र की बात की जाए तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्या है, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, ये क्या है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र है। तो आपको 3 टॉपिक्स बेसिकली समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है भौगोलिक विचारधारा। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, क्या है भौगोलिक विचारधारा। तो देखिए, हम जानते हैं अगर कोई इंसान साइंस का खोज करता है, अगर कोई इंसान साइंस में किसी चीज़ के इन्वेंशन करता है, मतलब आविष्कार करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं। लाइक किसी ने फ़ोन का आविष्कार किया तो क्या कहलाया, साइंटिस्ट कहलाया। किसी ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया, किसी ने मतलब विभिन्न प्रकार की फार्मूला, मतलब जो चीज़ का आविष्कार किया उसे साइंटिस्ट बोलते हैं। वैसे ही भूगोल में जो भूगोल के बारे में कुछ बातें बताता है, भूगोल के बारे में कुछ खोज करता है, उसे भूगोलवेत्ता कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है भौगोलिक विचारधारा। मतलब क्या है भौगोलिक विचारधारा, तो भूगोल में विभिन्न प्रकार के लोग, अलग अलग लोग अपने अलग अलग तरह से विचारधारा दिए। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से विचारधारा दिए, मतलब क्या विचारधारा दिए, तो उनका विचारधारा कुछ अलग था। उन्होंने मानव और प्रकृति के बारे में कुछ अलग विचारधारा दिए, किसी ने कुछ अलग विचारधारा दिया, किसी ने कुछ अलग विचारधारा दिया। तो हम इन्हीं विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। और जो भौगोलिक विचारधारा है ना, इंपॉर्टेंट तरह से 3 तरह से मुख्य विचारधारा है। अब वो 3 तरह से कौन से मुख्य विचारधारा है, तो भौगोलिक विचारधारा 3 तरह से मुख्य विचारधारा है। पहला विचारधारा की बात करें तो नियतिवादी निश्चयवादी विचारधारा, हमारा पहला विचारधारा है नियतिवादी निश्चयवादी विचारधारा। उसके बाद हमारा दूसरा विचारधारा है संभववाद विचारधारा। उसके बाद हमारा तीसरा विचारधारा है नवनिश्चयवाद विचारधारा। मेरी बात को समझिए, भौगोलिक विचारधारा क्या है। भौगोलिक विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है इसमें भूगोल में, जियोग्राफी में अलग अलग महान भूगोलवेत्ता, अलग अलग महान भूगोल शास्त्री अपने विचार को प्रस्तुत किया। किसके बीच विचार को प्रस्तुत किया, मानव तथा प्राकृतिक के संबंध के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में अपने विचार को रखा। और ये 3 प्रकार की विचारधारा इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट विचारधारा है, तो पहला विचारधारा नियतिवादी निश्चयवादी विचारधारा। और नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा भी कहते हैं। पहला विचारधारा क्या है, नियतिवादी या फिर निश्चयवादी विचारधारा, और इसी को हम पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा भी कहते हैं। अगर दूसरा विचारधारा की बात करें तो दूसरा विचारधारा है संभववाद विचारधारा। अब ये संभववाद विचारधारा क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम तीसरा विचारधारा की बात करें तो नवनिश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, ये 3 प्रकार की विचारधारा है। अगर हम बात करें इन विचारधारों को किसने दिया, इन विचारधारों को किसने प्रस्तुत किया, इन विचारधारा का टीचर कौन है, इस विचारधारा का फादर्स कौन है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इन विचारधारों को प्रस्तुत किसने किया, तो पहला विचारधारा हमारा क्या है, नियतिवादी या फिर निश्चयवादी विचारधारा या फिर पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा। इसको प्रस्तुत रीटर ने और हम्बोल्ट ने किया था। पहले विचारधारा को प्रस्तुत किसने किया था, तो पहला विचारधारा को प्रस्तुत रेटजेल, रीटर और हम्बोल्ट ने किया था। पहला विचारधारा क्या है, नियतिवादी निश्चयवादी विचारधारा या फिर पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा। इसको प्रस्तुत किसने किया था, रेटजेल या फिर रीटर या फिर हम्बोल्ट ने, इन तीनों ने प्रस्तुत किया था। अगर हम बात करें नेक्स्ट विचारधारा यानी संभववाद विचारधारा, इसको प्रस्तुत किसने किया था, तो इसको प्रस्तुत किया था विडाल डी लाप्लास। नेक्स्ट विचारधारा यानी संभववाद विचारधारा को प्रस्तुत किसने किया था, तो विडाल डी लाप्लास सेकंड विचारधारा है, इसको प्रस्तुत किया था विडाल डी लाप्लास। किस विचारधारा को प्रस्तुत किया था, तो संभववाद विचारधारा को। तीसरा विचारधारा जिसे हम नवनिश्चयवाद विचारधारा कहते हैं, इसको प्रस्तुत किसने किया था, तो ग्रिफिथ टेलर ने। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रिफिथ टेलर ने किस विचारधारा को प्रस्तुत किया था, तो ग्रिफिथ टेलर्स ने नवनिश्चयवाद विचारधारा को प्रस्तुत किया था। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रेटजेल और रीटर हम्बोल्ट ने किस विचारधारा को प्रस्तुत किया था, तो इसने नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा या फिर पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया था। क्या आपको यहाँ तक बेसिकली समझ में आ गया? हाँ, अगर समझ में आ गया तो बात को समझिए।
जो हमारा फर्स्ट विचारधारा है, यानी पहला विचारधारा है नियतिवादी या फिर निश्चयवादी विचारधारा, या फिर हम इसे बोलते हैं, इसे हम बोल सकते हैं पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा। इसको प्रस्तुत किसने किया था? तो रेटजेल या फिर रीटर या फिर हम्बोल्ट ने प्रस्तुत किया था। इस विचारधारा के बारे में आप क्या समझते हो? इस विचारधारा के बारे में समझिए, यानी नियतिवादी या फिर निश्चयवादी विचारधारा या फिर पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा। देखिए, ये जो फर्स्ट विचारधारा है नियतिवादी या फिर निश्चयवादी या फिर पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा, ये जो विचारधारा है ना, इस विचारधारा में प्राकृतिक और मानव के बीच में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस विचारधारा में प्राकृतिक और मानव के बीच संबंध समझिए। देखिए, जब ये विचारधारा था तो उस समय लोग मतलब इस विचारधारा के तहत हम बोल सकते हैं कि लोग आदिम अवस्था में थे। आदि मतलब क्या? आदि मानव की अवस्था में थे। किस अवस्था में थे? आदि मानव की अवस्था में थे। जब वे आदि मानव की अवस्था में थे तो वे प्राकृतिक से पूर्ण रूप पर निर्भर थे। वे प्राकृतिक पे पूर्ण रूप पर निर्भर थे। वो प्राकृतिक से डरते थे। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपके सामने ये एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारा फर्स्ट विचारधारा है नियतिवादी या फिर निश्चयवादी विचारधारा या फिर पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा, ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस विचारधारा को किसने दिया था? तो रेटजेल या फिर रिटर्ड या फिर हम्बोल्ट ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया था, दिया था। तो इस विचारधारा में क्या है? तो इस विचारधारा में मानव और प्रकृति के बीच में यह संबंध बताया गया है कि उस समय मानव आदिम अवस्था में था। जब मानव आदिम अवस्था में था तो मानव प्राकृतिक पे पूर्ण रूप से निर्भर था। मानव प्राकृतिक से डरता था। मानव पूर्ण रूप से प्राकृतिक के संसाधनों पर निर्भर था। मानव प्राकृतिक के प्रचंड से भी डरता था। मानव प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को ढालता था। अब मेरी आप बातों को ध्यान से समझिए। देखिए, जो मानव आदिम अवस्था में था, किस विचारधारा में? तो नियतिवादी या फिर निश्चयवादी विचारधारा या फिर बोल सकते हैं पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा। इस विचारधारा में मानव आदिम अवस्था में था या फिर हम बोल सकते हैं आदि मानव था। जब मानव आदि मानव था तो उस समय अधिक मानव का भी विकास नहीं हुआ था, मतलब अधिक मानव भी नहीं थे। जब मानव आदि मानव था तो उस समय अधिक मानव भी नहीं थे और उनका विचारधारा भी छोटा मोटा था। वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे और वे संसाधन पे डिपेंड थे। किस संसाधन पे? तो प्राकृतिक के संसाधन पर डिपेंड थे। वे अपने आप को, मतलब मैं जैसे हूँ, पहले मैं आदि मानव हूँ, ठीक है, तो मैं अपने आप को प्राकृतिक के अनुसार ढाल लूंगा। अब ये प्राकृतिक के अनुसार ढालना क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक के अनुसार ढालना, जैसे बारिश हुआ तो मैं बारिश में भीगूंगा, मैं बारिश का सामना नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, इसे कहते हैं प्राकृतिक के अनुसार ढालना। जैसे बहुत तेज धूप उगी है, गर्मी लग रही है, तो मैं गर्मी से परेशान रहूंगा, मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा, इसी को कहते हैं प्राकृतिक में ढालना। जैसे तेज हवा चल रही है तो मैं हवा को नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा, मैं घर में आकर नहीं छुप पाऊंगा, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक रूप में ढालना। तो जब मानव आदिम रूप में था, जब मानव आदि मानव था तो अपने आप को प्राकृतिक के रूप में ढाल लेता है, वो अपने आप को प्राकृतिक के रूप में कन्वर्ट कर लेता था। उस समय संसाधन का भी अधिक इस्तेमाल नहीं कर पाते थे और वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर ही निर्भर थे। मतलब मिला जुला कर ये बोल सकते हैं कि पहले जो आदि मानव थे उसी को हम इस विचारधारा के तहत देखेंगे। नियतिवादी, निश्चयवादी या फिर विचारधारा, इसी को बोलते हैं पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा। मतलब इसमें लोग क्या थे? तो इसमें लोग आदि मानव के रूप में थे। इसमें पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं थे, वे संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, वे अपने आप को प्राकृतिक के रूप में ढाल लेते थे। ठीक है, यह हुआ फर्स्ट विचारधारा। इस फर्स्ट विचारधारा को किसने दिया था? तो रेटजेल, रिटर्ड या फिर हम्बोल्ट ने इस विचारधारा को दिया था। अब मेरे बातों को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं? तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, जब मानव आदिम अवस्था में था, यानी आदिम मानव के रूप में था, आदिम मानव की अवस्था में था, तो अपने आप को किस रूप में ढाला था? तो अपने आप को प्राकृतिक रूप में ढाला था। क्या उस समय संसाधन का इस्तेमाल कर पाते थे पूर्ण रूप से? तो नहीं, उस समय संसाधन का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं करते थे। और संसाधन का इस्तेमाल भी करते थे तो वो किस पे डिपेंड थे? तो संसाधन का इस्तेमाल भी करते थे तो वे प्राकृतिक पे डिपेंड थे। वे पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड थे? तो पूर्ण रूप से प्राकृतिक पे डिपेंड थे। प्राकृतिक पे कैसे डिपेंड थे? तो प्राकृतिक पे लाइक फल को प्राप्त करना, फूल को प्राप्त करना, इसी प्रकार, ठीक है। उस पर से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो किस प्रकार अपने आप को प्राकृतिक में ढाल लेते थे? तो जैसे वर्षा हो रही है तो वर्षा का सामना नहीं कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा धूप हो रही है तो धूप का सामना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? फर्स्ट विचारधारा समझ में आ गया। यानी हमारा फर्स्ट विचारधारा क्या था? नियतिवादी या फिर निश्चयवादी विचारधारा या फिर पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा, ये हमारा फर्स्ट विचारधारा है। अगर हम सेकंड विचारधारा की बात करें तो हमारा सेकंड विचारधारा है संभववाद विचारधारा। यानी संभववाद विचारधारा क्या है? तो देखिए, इसमें पहले विचारधारा के
ठीक उल्टा है। कैसे उल्टा है? तो देखिए, संभववाद विचारधारा में लोग विकसित हो चुके थे, मानव का अधिक मात्रा में विकास होने लगा, मानव मतलब पूर्ण रूप से बुद्धिमान हो चुके थे, मानव अपने आप को प्राकृतिक में नहीं बल्कि प्राकृतिक उन पे डिपेंड। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक के ऊपर डिपेंड थे, मतलब प्राकृतिक उन पे डिपेंड था, मतलब वे प्राकृतिक का सामना करने लगे थे। प्राकृतिक का सामना कैसे? जैसे गर्मी हो रही है तो उन्होंने पंखा का इस्तेमाल कर लिया, कूलर का इस्तेमाल कर लिया, एसी बना लिया। जैसे उन्हें ठंड लग रही है तो स्वेटर बना लिए, जैकेट बना लिए, ठीक है। उस पर से उन्हें बहुत तेज वर्षा हो रही है तो छाता का इस्तेमाल कर लिया, छाता बना लिया। मतलब संभववाद विचारधारा में क्या हुआ? संभववाद विचारधारा में वो अपने आप को पूर्ण रूप से मतलब विकसित हो गए और मानव का विकास भी हो गया। ये हो गया संभववाद विचारधारा, ठीक है। और इस विचारधारा को किसने दिया था? विडाल डी लाप्लास ने इस विचारधारा को दिया था। अगर नेक्स्ट विचारधारा की बात करें तो नव निश्चयवाद विचारधारा। ये नव निश्चयवाद विचारधारा क्या है भाई? इसके बारे में क्या है? तो देखिए, नव निश्चयवाद विचारधारा है ना इसमें मानो मतलब पूरा बकलोले थे, मतलब पूरा गधा ही थे, और ना इसमें मानव पूर्ण रूप से विकसित ही थे। मतलब क्या है? मतलब इस विचारधारा में क्या है? तो इस विचारधारा में मानव जो थे ना, मतलब नॉर्मल थे, वो अपने आप को विकास कर लिए थे, मतलब वो प्राकृतिक पे डिपेंड थे, प्राकृतिक उन पे डिपेंड थी, ऐसे कर वो अपने जीवन को यापन कर लिए थे, मतलब नॉर्मल एकदम, ठीक है। इस विचारधारा को किसने दिया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। तो क्या आपको विचारधारा समझ में आ गया? भौगोलिक विचारधाराएं समझ में आ गई? ये थी भौगोलिक विचारधाराएं। अगर भौगोलिक विचारधाराएं समझ में आ गई तो बोलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आगे थोड़ा हर चैप्टर मतलब थोड़ा बेसिक्स, ये थोड़ा बेसिक से आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट मिलेगी, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रौद्योगिकी का विकास। अब प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी। जो आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, जो आप फैन का इस्तेमाल करते हो, ये सब टेक्नोलॉजी होते हैं। मतलब इन सब का विकास कैसे हुआ? तो जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ ना, वो प्राकृतिक को समझने के बाद ही हुआ। आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रौद्योगिकी का विकास बिना प्राकृतिक के समझे हो सकता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि प्रौद्योगिकी का विकास प्राकृतिक को समझने के बाद ही कैसे हुआ? तो देखिए, बात को समझिए। जो प्रौद्योगिकी का था मतलब उसका विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ? अब हम आपको उदाहरण देंगे जो आपको समझ में आ जाए कि प्राकृतिक को समझकर ही प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। वो कैसे? अगर हम बात करें घर्षण और ऊष्मा की, घर्षण और ऊष्मा से हमें आग की प्राप्ति हुई। वो कैसे? घर्षण, हम दो पत्थर को लेकर जब आपस में रगड़ते हैं तो हमें आग मिलती है। तो हम इसे क्या सीखे कि घर्षण और ऊष्मा से ही हमें किस चीज की प्राप्ति हुई? आग की प्राप्ति हुई। तो ये किसके कारण हुआ? प्राकृतिक के कारण ही हुआ। अगर हम आगे बात करें तो घर्षण और ऊष्मा से आग की प्राप्ति हुआ, उस पर से अनुवांशिकी और डीएनए से हमें अधिक से अधिक बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, अधिक से अधिक बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी है। ये किसके कारण हुआ? तो प्राकृतिक के ही कारण हुआ। अगर आगे हम बात करें तो वायु की तेज गति के अध्ययन से हमें रेलगाड़ी और विभिन्न प्रकार के वाहनों को बनाने का एक चारा आया, मतलब एक टेक्नोलॉजी आया। मतलब ये सब किसके कारण हो रहा है? तो ये सब किसके कारण हो रहा है? तो प्राकृतिक को समझने के कारण, प्राकृतिक को समझने के बाद ही हो रहा है, प्राकृतिक को समझने के कारण नहीं हो रहा है। तो क्या आपको यहाँ तक बेसिक समझ में आ गया प्रौद्योगिकी का विकास? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हमारा लास्ट एक टॉपिक है प्राकृतिक का मानवीकरण, ठीक है। तो आइए थोड़ा इस पर हम डिस्कस करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक की बचा था, बता दूं मैं आपको, प्राकृतिक का मानवीकरण। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये है प्राकृतिक का मानवीकरण। ध्यान से समझिए। जो मानव धीरे धीरे अपने सूक्ष्म अवस्था में आया, मतलब धीरे धीरे समझदार बनते गया, उस पर से उसने प्राकृतिक को समझा। प्राकृतिक को समझने के बाद वो धीरे धीरे अपने टेक्नोलॉजी को विकसित किया, यानी प्रौद्योगिकी को विकसित किया, अपने विचारधारा को बढ़ाया और विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए, लाइक जैसे पंखा, कूलर, एसी। अपने रहन सहन में विकसित किया, मतलब अपने खान पान में, इस विभिन्न प्रकार के अपने आप को ग्रोथ अप किया। वैसे अस्पताल बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं हम, विभिन्न प्रकार की सड़कें, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, मतलब बहुत चीज आगे अपने आप को कल्चरल, अपने आप को संस्कृति, अपने आप की कल्चरलिटी बोल सकते हैं, इन सभी चीज़ों का विकसित किया। कब किया? प्रकृति को समझा, समझ-बूझ किया। हम ये बोल सकते हैं इस टॉपिक के तहत प्राकृतिक का मानवीकरण, यानी प्राकृतिक के साथ वो अपने मानवीकरण को विकसित किया। तो मेरे बात को आप ध्यान से समझिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है। मुझे पता है कि आपको राइटिंग्स प्रॉब्लम, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस नहीं ना है, धीरे धीरे सब हो जाएगी। उस पर से थोड़ा बहुत टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा होगा, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप इंतजार कीजिए।
और मैं आपको बता दूं ये सब कॉन्सेप्ट थे, ये बस ये चैप्टर क्या है मैंने आपको बताया ना, चैप्टर मानव भूगोल की प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, मतलब विषय क्षेत्र इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, सिंपली आपको समझना है और खुद से नोट्स कर लेना है। इसका नोट्स नहीं मिलेगा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें कॉन्सेप्ट है, तो वो पढ़ने में मजा आएगा। ये भी कोई खराब नहीं था चैप्टर, मतलब पढ़ने में ये भी मजा आया। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और मेहनत कर पढ़िए। थोड़ा बहुत क्या बताऊँ मैं आपको, छोड़िए, बताने लायक तो है नहीं। जो मैं आपको बताऊँ एक बात थी, लेकिन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। खैर बात की बात है, टाइम की बात है।